अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं मोहम्मद एहसन। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत की फ़ज़ा सोगवार है। मुल्क भर में गम की लहर है। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में 14 फूल खिलने से पहले मुरझा गए। सुबह सवेरे अस्पताल की नर्सरी में लगने वाली आग ने 14 ख़ानदानों के चिराग गुल कर दिए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग के एयर कंडीशन के कंप्रेसर में धमाके के बायस भड़क उठी। मामूली तकनीकी खराबी इतने बड़े सान्हे में कैसे तब्दील हो गई, इस हवाले से बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद ऑक्सीजन की फराहमी फौरी तौर पर बंद ना हो सकी, जिसके बायस आग तेज़ी से फैली और नर्सरी धुएँ और शोलों की लपेट में आ गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू ये है कि यानी शाहिदीन और मुतासिरा वालिदैन के मुताबिक उस वक्त नर्सरी में ऑक्सीजन बंद करने के लिए ना कोई डॉक्टर था, ना नर्स और ना ही वार्ड बॉय। मुतासिरा बच्चों के वरसा के सवालात पूरे निज़ाम को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं कि रेस्क्यू 2 घंटे और पुलिस 4 घंटे ताख़ीर से क्यों पहुंची। एक वालिदा ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी डॉक्टर का एक बाल तक नहीं जला, सिर्फ बच्चे जले। ये सानिया नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। अमले ने नर्सरी को लॉक क्यों किया। मौत की नींद सोए 14 बच्चों ने पूरे निज़ाम सेहत, इंतज़ामी निगरानी और हस्पतालों में फायर सेफ्टी के दावों पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। आतिशज़दगी के वक्त 16 बच्चे नर्सरी में मौजूद थे, सिर्फ एक बच्चे को जिंदा बचाया जा सका, वो भी किसी रेस्क्यू एहलकार ने नहीं, उसकी करीबी अजीज़ा ने। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक ज़्यादातर अमवात धुआं भरने और दम घुटने के बायस हुई। दूसरी जानिब पिम्स हस्पताल इंतज़ामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट में आग लगने की वजह नेबुलाइज़र फटने को बताया। रिपोर्ट के मुताबिक नेबुलाइज़र फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। बच्चों की मौत ऑक्सीजन कम होने और झुलसने से हुई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ICU में 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और दीगर अमला ड्यूटी पर मौजूद था। अस्पताल में तसल्ली बख्श फायर सिस्टम मौजूद था। नर्सरी में 24 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पिम्स में फायर सेफ्टी के इंतजामात भी इंतहाई नाकिस थे। फायर पॉइंट पर पानी मौजूद नहीं था। फायर हाउस में कैपलेग्स नहीं थे, जबकि हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। दिलखराश वाक़े के बाद हुकूमत ने बड़ा एक्शन लेते हुए वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। इसके अलावा वज़ीर आज़म की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई। मजिस्ट्रेट ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील देकर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि इस लापरवाही साबित होने के नतीजे में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहना था इस कमेटी की जानिब से। तलाल चौधरी ने दावा किया कि वाक़ई की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भिजवाई गई। ऑपरेशन को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद मॉनिटर करते रहे। रेस्क्यू टीमें 6 मिनट में मौके पर पहुंची। इंक्वायरी में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि एमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, अस्पताल में कितने डॉक्टर्स, नर्सेज और अमला मौजूद था, फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे और अस्पताल में क्या क्या खामियाँ मौजूद थीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामी तौर पर कोई कोताही फिलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतजाम है, उसके गेट क्यों बंद है, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा। जो भी गलती का और किसी भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं था नहीं यहाँ पे, कल आपको पता है आज 12 रबीउल अव्वल है, आज छुट्टी थी, तो कल रात मैं कराची गया हूँ। सुबह का ये वाकया है, मैं अभी उसकी डिटेल भी आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है, जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको। अपोजिशन जमातें भी हुकूमती कारकर्दगी और साहने पर संगीन सवालात उठा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पिम्स साहने पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, हुक्मरानों के बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, अशाफिया का मुल्क है, इसमें कोई भी महफूज नहीं। फवाद चौधरी और शर्मिला फारूकी ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कहा कि सिर्फ सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़ीर को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने साहने पर सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। बोली, ये इंतहाई संगीन सानिया है जिससे कई अहम सवालात जन्म लेते हैं। बच्चों की लाशें शनाख्त नहीं हो रही, ये मुल्क के मरकज़ी वफाकी हस्पताल की सूरत हाल है। मैंने सेनेट में तो तहरीक इल्तवा जमा कर दिया जुमे के लिए। ये तो बहुत संगीन, इससे बड़ा हादसा हो नहीं सकता, लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये अस्पताल जो सर्विस करता है इस्लामाबाद की पब्लिक को, और यहाँ जो सूरत हाल है, पिछले साल भी इसी तरह हमने रिपोर्ट मांगी थी पानी के सिस्टम्स पे, फायर के सिस्टम्स पे, इमरजेंसी सिस्टम्स पे। ये
पिछले साल भी ये सवाल उठे थे इनके इंसिनरेटर हर चीज पर, लेकिन फिर बात हो के खत्म हो जाती है। हम इस पे सियासत नहीं चमकाने आए हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सारा मुल्क सरापा एहतजाज है और खून के आंसू रो रहा है। हुआ है इसलिए हुआ है कि आवाम को भेड़ बकरी भी नहीं समझा गया इस मुल्क में। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे ये इसलिए हुआ कि ये समझते हैं कि अशराफिया के बच्चे तो इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां उनका इलाज होगा। वो पैदा भी अमेरिका में होंगे। यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो शायद इंसानों के बच्चे नहीं। इसलिए जो कुछ जहाँ हुआ इसलिए हुआ कि आज इस मुल्क में अवाम महकूम है। आज इस मुल्क में स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो आम इंसान के लिए है, उसकी यही हालत है जो हमारे सामने आई। वहाँ आग लग के बच्चे मरेंगे, स्कूलों में हमारे बच्चे या जाएंगे नहीं, या जो जाते हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं। इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे अशराफिया का मुल्क बना दिया गया है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी बनाई गई है, जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वजूहात क्या थी आग लगने की और अब तक क्या कार्रवाई की जा सकी है। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले साने पिम्स अस्पताल की बात कर रहे थे और ताज़ा तरीन अपडेट लेने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान खान मौजूद हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा आज सुबह कैसे ये वाक़या पेश आया, इंतज़ामिया की जानिब से क्या अब तक डिटेल बताई गई है, किसकी गफलत है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक अफसोसनाक साने आज सुबह 6:38 पर पेश आया और पिम्स अस्पताल का जो बच्चा वार्ड है, जहां पर 15 नौमौलूद बच्चे थे, जिनमें 14 बच्चे जो है वो जिनको नहीं बचाया जा सका और एक बच्चे को जो है वो बचाया जा सका, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी को मुअत्तल करके कैप्टन रिटायर्ड महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ तैनात कर दिया है। जबकि इस हवाले से 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई हैं। एक तो अस्पताल की सतह पर इंतज़ामी उमूर के लिए तमाम तर जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है। एक कमेटी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ADCG साहबजादा मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में बनाई गई है और एक कमेटी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में बनाई गई है। तो ये तमाम तर कमेटियाँ बना दी गई है ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए कि इस वाक़े के असल ज़िम्मेदार कौन है, ये वाक़या, ये सानिया, ये अफसोसनाक सानिया क्यों पेश आया, आखिर किसकी गफलत के वजह से ये पेश आया। क्योंकि जिस वार्ड में 15 बच्चे थे, जो वज़ीर सेहत है मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने अब से कुछ देर कबल यहाँ पर दौरा भी किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 6:38 के करीब AC से एक स्पार्क हुआ, जिसके बायस ये सारा वाक़या पेश आया। और इस पर जो सबसे बड़ी गफलत थी वो ये है कि जो एमरजेंसी एग्ज़िट था, जहाँ से बच्चों को निकाला जाना था, या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इमारत में जो एमरजेंसी एग्ज़िट होता है उसको भी ताला लगाया गया था, जिस पर बताया गया कि यहाँ से अक्सर नौमौलूद बच्चे गायब हो जाते थे, चोरी हो जाते थे, जिसके बायस उन्होंने यहाँ पर ताला लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ी गफलत थी कि जब सानिया हुआ, अगर एमरजेंसी एग्ज़िट का गेट खुला होता तो शायद जो नन्हे मासूम बच्चे थे उनकी जानें इस तरह ज़ाया ना होती। जब एमरजेंसी एग्ज़िट बंद था तो फिर शीशे तोड़कर, मुख्तलिफ दीवारें तोड़कर, मुख्तलिफ खिड़कियाँ तोड़कर जो है बच्चों को, एक बच्चे को बचाया गया और लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की है। तो ये एक अफसोसनाक सानिया वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में पेश आया। अगर हम बजट की बात करें तो गुज़िश्ता 3 सालों में पिम्स अस्पताल के लिए 22 अरब का मालियाती बजट मुख्तस किया गया था। 7 अरब इसका सालाना बजट है, जबकि गुज़िश्ता साल 50 करोड़ से ज़ायद की रकम जो इनको इजाफी मिली थी। मगर उसके बावजूद अस्पताल की ये सूरत हाल है कि एमरजेंसी एग्ज़िट पर भी ताले लगाए गए थे और अब तक सिर्फ वफाकी सेक्रेटरी को मुअत्तल किया गया। अभी तक इस अस्पताल के अंदर से जो अस्पताल के सरबराह है या जो दीगर इस शोबे के जो सरबराह थे उनसे मुतल्लिक़ अभी तक कुछ नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ख़ुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ और इस वाक़े में जो भी मुलविस होगा उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिस तरह यहाँ पर हमें शहरी रहमान की जानिब से भी तनकीद की गई है, उन्होंने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से कहा था कि अगर वो वफाकी वज़ीर सेहत हैं तो उनके अंदर तो सिर्फ 2 हॉस्पिटल आते हैं, तो क्या वो 2 हस्पतालों पर जिनमें 22 अरब जैसा कि आप 3 सालों में बता रहे हैं कि बजट रिलीज़ किया गया था, उनको भी बेहतर नहीं कर सके, उनकी इंतज़ामिया को बेहतर नहीं कर सके। वहाँ पर जिस तरह आपने बताया कि दरवाजे बंद थे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, और सिर्फ ये वजह कि वहाँ पर चोरी होती है इसलिए उन्होंने ताले लगा दिए। वहाँ पर कैमरे लगने चाहिए थे, वहाँ पर सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए था। आखिर ये सब क्यों नहीं किया गया इतने बड़े बजट के साथ?
देखें, ये बहुत बड़ी गफलत है। इस गफलत पर जितना मर्जी अगर हुकूमत या अस्पताल इंतज़ामिया पर्दे डाले तो वो नहीं डाल सकते। ये कैसे मुमकिन है? ये वफाकी वज़ीर सेहत से भी हमने ये सवाल किया कि ये कौन सा किस दुनिया में होता है कि आप इमरजेंसी रस्तों को ताले लगा दें और उसको बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी बच्चे चोरी होते हैं, बच्चे अगवा होते हैं। तो क्या बच्चे अगर अगवा होंगे तो आप जो दरवाजे हैं उनको ताले लगाएंगे? आपको उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम करना चाहिए, सीसीटीवी के कैमरे लगाने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड बिठाएं आप। ताला लगाना, इसको कैसे अब ये अस्पताल इंतज़ामिया जस्टिफाई करेगी? अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर इमरान सिकंदर, उस हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि इस पूरे साने में देखें, ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, पिम्स अस्पताल। ये बात तो एक हद तक ठीक है, इस अस्पताल में सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी हो, आज़ाद कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, हत्ता कि गिलगित बल्तिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर रश मरीज़ों का ज़्यादा होता है। मगर ये तमाम तर चीज़ें अपनी सतह पर हैं, मगर इंतज़ामात, इंतज़ामी सहूलियात, इंतज़ामी चीज़ें वो अस्पताल के सरबराह का काम है। और ये देखें, कुछ ऐनी शाहिदीन ने यह भी कहा कि जब आग लगी थी तो जो अंदर इस वार्ड का अमला था वो भी गैर हाजिर था। इस अस्पताल में कितने डॉक्टर्स गुज़श्ता रात तैनात थे, कितना दीगर अमला, नर्सेज या जो दीगर टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी कितनी ड्यूटी थी और वो यहाँ पर मौजूद कितने थे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। और फिर अगर अमला जो यहाँ पर तैनात था वो मौजूद नहीं था तो आया ये भी फिर गफलत के मुर्तकिब पाए जाते हैं, या फिर इस वार्ड के इतराफ़ में जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने इस पूरे साने में क्या किया? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर अभी इसकी इंक्वायरी होना बाकी है, इसके जवाबात आना बाकी है। लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं और आज इस्लामाबाद पूरे की जो फ़िज़ा है वो बड़ी सोगवार है। अस्पतालों में लोग आते हैं जान बचाने के लिए, मगर ये हमें देखने को मिला कि आज अस्पताल में ही जहाँ से जानें बचाई जाती हैं वहाँ 14 नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे और एक बच्चा वो बच चुका है। यानी 15 बच्चे थे जिनमें सिर्फ एक को बचाया जा सका और 14 बच्चे नहीं बच सके। मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर मेरी एक फैमिली से मुलाकात हुई, उनके यहाँ 4 साल बाद 4 से 5 साल बाद 2 जुड़वा बच्चे हुए और वो दोनों जुड़वा बच्चे भी इस वाक़े का शिकार हो गए और उनकी वालदा इस वक्त भी आईसीयू में इस वक्त अस्पताल में है। जब उनको इस वाक़े का पता चला तो वालदा भी आईसीयू में है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर हमने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, ये सिर्फ 14 बच्चे नहीं, ये 14 ख़ानदान हैं, उनके लवाहिकीन को यहाँ पर हमने तड़पते हुए देखा और उन्होंने इस बात का मुतालबा किया है कि इस वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, गुज़श्ता 8 सालों से इस्लामाबाद की जो MCI है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, वो मुसलसल पिम्स अस्पताल को नोटिस जारी कर रही है। पिम्स अस्पताल को बार बार वो ये बावर करवा रही है कि आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम ठीक नहीं है, आपके यहाँ मॉक एक्सरसाइजेज़ नहीं होती। इन 8 सालों में उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 8 सालों से आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद मुसलसल अस्पताल को नोटिस जारी करती है। आखिरी नोटिस जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 2025 को जारी किया गया था इस अस्पताल को कि आपके यहाँ फायर अलार्म सेफ्टी सिस्टम नहीं है, आपके यहाँ मॉक एक्सरसाइजेज़ नहीं होती, आप इस पर अमल करें। मगर कुछ नहीं हुआ। 8 सालों में मुतअद्दिद नोटिस इस अस्पताल को मौसूल हुए मगर उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और आज भी जब ये वाक़या हुआ, अगर यहाँ पर सिस्टम मौजूद होता, अगर इमरजेंसी एग्ज़िट होती तो शीशे या दरवाजे या दीवारें ना तोड़ी जाती, वहाँ से बच्चों को ना निकाला जाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब इस पर इंक्वायरियाँ होंगी बहुत सब कुछ सामने आएगा और भी आज जो वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप भी मौजूद थे, उनका इस हवाले से क्या रिस्पॉन्स था कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि सिर्फ उनके अंदर 2 अस्पताल हैं और उनकी हालत भी वो बेहतर नहीं कर सके, तो इस्तीफ़े के हवाले से तो वो बात कर रहे थे कि वो वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं, लेकिन क्या वो खुद इस्तीफ़ा देंगे? क्योंकि 2 अस्पताल और इतना बजट होने के बावजूद अस्पतालों की ये हालत थी कि आग बुझाने के वहाँ पर हालात नहीं थे, आपकी सिक्योरिटी नहीं थी। क्या कहना था उनका इस हवाले से? देखें, ये जितना बड़ा सानिया है, इस अखलाकन वज़ीर सेहत को सबसे पहले मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। मुस्ताफ़ी होने के बाद वो ये बात करते कि मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिया है। अब वज़ीर आज़म का जो है हक़ है वो इस इस्तीफ़े को मंजूर करते हैं, इस इस्तीफ़े को मुस्तरद करते हैं। सबसे पहले वफाकी वज़ीर को चाहिए था कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते, फिर वफाकी वज़ीर के बाद फिर इस अस्पताल के जो सरबराह है डॉक्टर इमरान सिकंदर, उनको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। यहाँ पर हमारी जितने लोगों से बात हुई उनका कहना है कि एक सेक्रेटरी हेल्थ
उसको मुअत्तल करना, ये इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। सेक्रेटरी हेल्थ का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। इसके अगर तो बराह रास्त ज़िम्मेदारी आयद होती है तो वो इस अस्पताल का जो मुतल्लिका सरबराह हैं, इस शोबे के सरबराह हैं, या फिर वफाकी वज़ीर पर आयद होती है। मगर अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल किया गया है। अस्पताल के सरबराह भी अभी तक ड्यूटी पर मौजूद है, वो वज़ीर सेहत के हमरा भी थे, वो यहाँ पर भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवालात हुए। और वैसे भी इंक्वायरी इस पूरे वाक़े की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी उस वक्त होगी जबकि इस अस्पताल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होंगे, कोई प्रेशर नहीं होगा तो इंक्वायरी होगी ना। जब वो सरबराह इसी ओहदे पर मौजूद होंगे तो फिर इंक्वायरी कैसे होगी कि जिनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और उन्हीं की मौजूदगी में आप इंक्वायरी करें तो वो साफ़ और शफाफ इंक्वायरी कैसे होगी। ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के जहन में भी आ रहे हैं, हमारे जहन में भी है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो शुरका थे, यहाँ पर वर्सा थे, उन्होंने भी वज़ीर आज़म से ये अपील की है कि इस वाक़े की साफ़ और शफाफ और जामे इंक्वायरी करवाई जाए। अच्छा उस्मान, अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो अस्पताल इंतज़ामिया ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स और नर्सेज ड्यूटी पर मौजूद थे उनकी जानिब से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया था और बच्चों को बाहर मुंतकिल किया गया था। लेकिन लवाहिकीन का जो मौक़िफ़ है वो इससे डिफरेंट है। उनका तो ये कहना था कि किसी एक डॉक्टर का एक बाल भी नहीं जला और हमारे बच्चे जल गए। रेस्क्यू जो वहाँ पर पहुँची थी, जिनका ये कहना है कि वो 6:40 से 45 मिनट में सिर्फ 6 मिनट के अंदर पहुँच गए थे, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो उन्होंने खुद जाकर किया था या कि इंतज़ामिया की ये जो रिपोर्ट है कि डॉक्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे थे पहले से, वो दुरुस्त है? देखिए, ये तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो ये बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी, मगर एक चीज़ जो सबसे अहम है 6:38 पे ये वाक़या हुआ। रेस्क्यू जो लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7:30 बजे के बाद, मतलब 7:15 7:30 के करीब रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर पहुँचे, मगर रेस्क्यू से कबल हस्पताल इंतज़ामिया में देखें, अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होता तो वो अपनी सतह पर ऑपरेशन करते। फिर उसके साथ यहाँ पर गार्ड्स थे, यहाँ पर अमला था, यहाँ पर डॉक्टर्स थे, यहाँ पर नर्सेज थे, वो अपनी सतह पर भी तो ऑपरेशन वहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते थे ना। ये तो नहीं है कि आग लग गई और आप इंतज़ामिया रेस्क्यू 1112 या फिर जो इस्लामाबाद की जो रेस्क्यू सर्विस है उनके इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि वो आएंगे और बच्चों को निकालेंगे। बुनियादी पहला रेस्क्यू ऑपरेशन तो अस्पताल इंतज़ामिया को ही करना था ना। मगर जब तक रेस्क्यू यहाँ पर आए, फिर उन्होंने इमरजेंसी एग्ज़िट देखा, इमरजेंसी एग्ज़िट को ताला था, फिर शीशे तोड़े, सीढ़ियाँ लगाई, तब तक नन्हे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उनके वैसे ऑक्सीजन के मसाइल होते हैं। तो 15 बच्चे थे, 15 में 14 जान की बाजी हार गए। खुदा न ख्वास्ता अगर इस वार्ड में 50 या 100 बच्चे भी होते तो यही सूरत हाल देखने को मिलती, क्योंकि इंतज़ामिया की ये संगीन लापरवाही है और इसको किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू दूसरे नंबर पे आता है, रेस्क्यू ऑपरेशन का सिस्टम दूसरे नंबर पर होगा, मगर उससे पहले अस्पताल के अंदर अपना रेस्क्यू सिस्टम और अपना फायर अलार्म सिस्टम तो होना चाहिए ना। ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से भी कुछ खबरें हैं, लेकिन इस ब्रेक के साथ हमारे साथ रहे। मशरिक़ वस्ता में कई माह से जारी कशीदगी के बाद फिर सिफारतकारी से अमन की बहाली की उम्मीद लग गई। रूसी मीडिया की जानिब से दावा सामने आया है अमरीका और ईरान नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर चुके हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन की जानिब से भी फौरी तौर पर मजीद हमले न करने के इशारे दिए गए। ताहम इस पूरे मंजरनामे में एक अहम सवाल ये है, क्या ये वाकई जंग के खात्मे की इब्तदा है या सिर्फ एक और आर्जी वक्फा? और इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें खास अहमियत इख्तियार कर गई हैं। पाकिस्तान गुज़श्ता कई हफ्तों से अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्ते और कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म है। इस्लामाबाद ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश की है। ईरानी हुक्काम से राब्ते किए हैं। इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर जंग को मजीद फैलने से रोकने के लिए सिफारती रास्ते तलाश किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और अमन की बहाली के लिए इक़दाम किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने आज फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की कोशिशों से सूरत हाल फिर उस मकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ सिर्फ मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर फैसले होने हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब। शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि रूसी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर से जंग बंदी हो चुकी है, क्या ये इतना जल्दी मुमकिन है? आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए इस वक्त मुझे ये तो नहीं लगता कि अभी जो जंगबंदी की जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि ये जंगबंदी अभी हो जाएगी। बुनियादी तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो इस वक्त ऐसी पोजीशन पे है, जबकि जो ईरान है वो अपनी मज़ाहमत की पॉलिसी से निकलकर डोमिनेंस की पॉलिसी के अंदर उसकी पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है। हम देखते हैं कि अब तक जब हम अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की तारीख का मुताला करते हैं ना, तो एक चीज़ तो रोज़े रोशन की तरह आया है, और वो ये है कि अमेरिका कभी भी ईरान के साथ थ्रू द पावर और एस्केलेशन के तहत झुका नहीं सका ईरान को। मतलब अगर ईरान के सामने दो ऑप्शंस हैं, सरेंडर करो या एस्केलेशन करो, तो हम देखते हैं कि ईरान ने हमेशा एस्केलेट किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब जब अमेरिका ने ईरान को इंसेंटिवाइज किया है, डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया है, चाहे वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो, चाहे वो 2025 के अंदर ओमान के साथ जो मुआहदे हो रहा था जिसके दरमियान में ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया था, तो हम देखते हैं कि ईरान अपनी बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं और जो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उससे दस्तबरदार होता हुआ हमें नजर आता है। और फिर अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर वो सारा कुछ करने के लिए तैयार था जो अमेरिका की शराइत थी। लेकिन जब अमेरिका ने बगैर किसी बहुत बड़ी लॉजिक या वजह के ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी तारीख गवाह है कि ना तो मिलिट्री पावर से आप ईरान को झुका सकते हैं या फिर बिना इकोनॉमिक आइसोलेशन से आप इसको झुका सकते हैं। अभी कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी कि ईरान के ऊपर हम ऐसी इकोनॉमिक पाबंदियां लगाने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली इसका पूरी दुनिया से हुक्का पानी बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली जो ईरान है वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये ना तो तारीख में पहले कभी हुआ है और ना तारीख में अब भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ईरान को धमकाने की हर तरह से कोशिश की गई, अमेरिका का क्या ख्याल ये था कि जिस तरह वेनेजुएला पर उन्होंने हमला किया था इसी तरह ईरान पर करेंगे और ईरान आगे से कोई कार्रवाई नहीं करेगा और वो जो चाहेंगे ईरान के अंदर कर लेंगे, जिस तरह वेनेजुएला का तमाम पेट्रोल अमेरिका की जानिब से अपने कब्जे में लिया गया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नज़र भी यही थी और वो यही सोच रहे थे कि यही कुछ होगा, लेकिन आगे फिर ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया वो सबके सामने है? देखिए, जब आप 1992 के बाद से ना इजराइल की तरफ से ये हमेशा कोशिश की जाती रही है, और स्पेशली जब से नेतन्याहू जो है वज़ीर-ए-आज़म बने हैं इजराइल के, उन्होंने बारहा हर सदर के ऊपर जो है ना ये कोशिश और काविश की है कि वो राजी कर सके अमेरिकी सदर को ईरान के ऊपर अटैक करने पे। और हम देखते हैं कि जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो उसके बाद से ईरान ने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि किसी तरह से ड्रैग कर सके अमेरिका को इस जंग के अंदर। अमेरिका जो था वो अभी इसके ऊपर राजी नहीं था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आते हैं तो उस वक्त जो इजराइल के लिए ना ये एक बहुत अच्छा इशारा था कि आप वो बड़े आराम से डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो अपने आईने में उतार सकते हैं। और हमने फिर देखा कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बातों में आ जाता है और अपना वो हिस्टोरिकल ब्लंडर कर लेता है जिसको स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहा जाता है, जिसके तहत अब उसके जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो भी जो है वो खतरे में है। और जो आपने बात की है ना कि ये क्या अमेरिका ने वेनेजुएला वाला ये मॉडल अपनाया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इस वक्त जो ईरान है ना ये ग्लोबल साउथ की जंग लड़ रहा है। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में हम देखते हैं कि ये लास्ट वेव है न्यू कॉलोनियलिज्म की दुनिया के अंदर। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि तमाम तकरीबन सेंट्रल अमेरिका जो कंट्री हैं और जो आपके लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं वहां पे रजीम्स को तब्दील किया जाता रहा। और अब ये जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारे सामने एग्जांपल आई कि जब उन्होंने वेनेजुएला की हुकूमत को तब्दील किया तो उनको ये लग रहा था कि जैसे मडूरो की गवर्नमेंट को तब्दील कर दिया है तो मैक्सिमम 100 आवर्स या 4 डेज के अंदर हम ईरान जो है ना इसके अंदर भी जो है वो रजीम को तब्दील कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ईरान जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है और ईरान जो है वो गुज़िश्ता 40-50 सालों से अमेरिकन मिलिट्री प्ले बुक का मुताला किए हुए था और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिका ने ऑपरेशन किए हैं उन ऑपरेशन को इंतहाई इन डेप्थ में स्टडी करने के बाद उसका काउंटर जो स्ट्रैटेजीज हैं उन्होंने अपनाई। उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम पे काम किया,
उन्होंने जेर जमीन सुरंगें डॉक्टर बचाई। साहब, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उससे इससे पहले भी जो इसराइल की जानिब से अमेरिका को बारहा कहा जाता रहा काफ़ी सालों से कि वो ईरान पर हमला करें, क्या फ़र्क है डोनाल्ड ट्रंप और जो इससे पहले आने वाले सदर थे? पहले तो कोई भी नहीं इस बात पे राज़ी हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो बिजनेस है, स्टॉक में वो जो कारोबार है, उससे वो जो कमाते हैं, क्या ये एक वजह हो सकती है? जिस तरह वो पेट्रोल की प्राइसेस अप एंड डाउन करके खुद कमा रहे हैं, ये वजह हो सकती है हमला करने की? देखिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की जब हम तारीख का मुताला करते हैं ना, तो इससे पहले भी इस तरह के कुछ लीडर आए हैं अमेरिका की तारीख में सदूर, जिस तरह है। लेकिन तमाम सदूर जो थे ना, वो इंस्टीट्यूशनलाइज सत्य थे। मतलब वो किसी ना किसी तरह से रिपब्लिकन में से निचले दर्जे से तरक्की करते करते एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस के तहत वो सदारत कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2010 के बाद जब वहां पे टी पार्टी मूवमेंट जो है अमेरिका में होती है, फ्रॉम नोवेयर वो अमेरिकन पॉलिटिक्स की एरेना में इमर्ज होता है और पॉपुलिज्म का वोट लेकर पहले 2016 के अंदर जब आया था तो दुनिया के अंदर ये किताब लिख दी गई थी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। और उन्होंने ये कहा था कि अगर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है और जिस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम मुताबिक करते हुए तमाम 100 दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने कह दिया था कि ये मेंटली स्टेबल शख्स नहीं है, इसको आईने में उतारना बहुत आसान है। और ये बुक्स इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर जो ये क्लेम करती हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप सुबह एक स्टेटमेंट देते हैं और दोपहर को उसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और शाम को फिर अपने पुराने स्टेटमेंट की तरफ लौट आते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि उनको मेंटल वो प्रॉब्लम तो बहरहाल हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिशियंस में और एक पर्सनलाइज्ड पॉलिटिशियन होता है जो एक कारोबारी शख्सियत है। रेसलिंग के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर, मीडिया के अंदर इनका एक माजी हमें नजर आता है और एक कारोबारी शख्सियत है। तो इस वजह से जब उनको ये लगा कि एक जंग में जाना उनके कारोबार के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने पूरे अमेरिका की जो एक हेजमोनिक स्टेटस था दुनिया के अंदर, उसको भी दांव पे लगा दिया है। और इस वक्त जितनी अमेरिका की रिलेटिव पावर है वो आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन उससे दूर हो रहा है, नेटो भी उसकी हेल्प को नहीं आया इस जंग के अंदर। अगर आप जापान को देख लें या दीगर जो आपके पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिकन अलाइज हैं, वो भी अमेरिका से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अपने लिए एसेट समझते थे, वो आप अमेरिका को की मौजूदगी जो है मिडल ईस्ट के अंदर उसको अपने लिए एक लायबिलिटी समझते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जितना 1-2 सालों में अमेरिका ने डाउनफॉल जो हुआ है उसके हेजमोनिक स्टेटस का, इसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनलाइज्ड पॉलिसीज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज लेवल पे हो, तो हम देखते हैं कि जब इंस्टीट्यूशंस माइनस हो जाएंगे, कांग्रेस माइनस हो जाएगी, कैबिनेट माइनस हो जाएगी, मार्को रूबियो जैसे, स्टीव विटकॉफ जैसे जो लोग हैं वो हाथ बांधे गिरदोनवा में खड़े होंगे। तो और जेडी वैंस, ये वो लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 2020 से या 2016 से पहले ये लोग आपको पॉलिटिक्स में नजर नहीं आते हैं। तो वो लोग थे जो कि लॉयल थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को लॉयल और वेल्थी और पावरफुल लोग चाहिए हैं ताकि वो अपने जो बिजनेस के इंटरेस्ट हैं और जो कारोबारी मफादात हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और कोई आइन या कानून की बात बीच में ना करें। जो डोनाल्ड ट्रंप कह दे उसके ऊपर वो आमन्ना व सदकना कह दें। और हम देखते हैं कि यही वो एक चीज है जिसकी वजह से अमेरिकन जो हेजमोनिक स्टेटस है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रूसी मीडिया की जानिब से अब जो दावा किया जा रहा है कि जंग बंदी पर इत्तेफाक हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि ये जंग बंदी हो जाए और दुनिया में अमन कायम हो जाए। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायाने ताजे बिलाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ईदों से अफजल। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, अंधेरों में रोशनी बनकर, टूटे दिलों का सहारा बनकर आए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया। यतीमों से शफ़क़त, गरीबों से हमदर्दी, कमज़ोरों के लिए आवाज़ बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर सच, दुश्मनों के लिए माफ़ी, दिल में रहम और ज़िंदगी में सब्र था। फ़तह मक्का के दिन दुश्मन आपके सामने खड़े थे, आपने बदले में रहमत को चुना, इंतकाम नहीं लिया, माफ़ कर दिया। ये था मोहम्मद मुस्तफ़ा का अखलाक, ये थी रहमतुल लिल आलमीन की शान। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें तो दिल बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, माशरे बदल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रास्ता है। हम आज परेशान हैं, दिल बेसुकून हैं, रिश्तों में दूरियां हैं, मुआशरे में नफ़रतें हैं, मगर फिर उसी रास्ते की ज़रूरत है जो नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। सच का रास्ता, सब्र का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, माफ़ी का रास्ता। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए रहनुमाई और सबक का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इबादत, इखलाक, मामलात, माशरत, क़यादत और अदल व इंसाफ़ की ऐसी मिसालें कायम की जो आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इखलास और खुशू नुमाया था। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, कसरत से ज़िक्र फरमाते और उम्मत की भलाई के लिए दुआएं करते। आपके अखलाक इंतहाई बुलंद थे। सच्चाई, ईमानतदारी, सब्र, उफ़ो दरगुज़र और रहम दिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का नुमाया हिस्सा थी। दुश्मन भी आपकी ईमानत और सदाकत के मुहतरिफ़ थे। माशरती ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के एहतराम, पड़ोसियों के हुकूक़, यतीमों और मस्कीनों से हुस्न सलूक और ख़वातीन के एहतराम की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों और कमज़ोर तबक़ात के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकीद फरमाई और इंसानी मसावात का अमली नमूना पेश किया। बतौर कायद आपने मदीना मुनव्वरा में एक मुनज़्ज़म और आदिल मुआशरा कायम किया, फ़ैसलों में इंसाफ को मुकद्दम रखा और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और कबाइल के साथ माहिदात के ज़रिए अमन और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ दिया। फ़तह मक्का के मौके पर आम माफ़ी का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अज़ीम किरदार की रोशन मिसाल है। आज हमें सीरत नबी की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा माशरा बेशुमार इखलाकी, समाजी और फ़िक्री मसाइल का शिकार है। ऐसे हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए मुकम्मल और अमली रहनुमाई फ़राहम करती है। हमें आपकी सच्चाई अपने किरदार में, आपकी मोहब्बत अपने दिल में, आपका सब्र अपनी मुश्किलात में और आपकी रहमत अपने रवैयों में पैदा करनी है। अगर हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें सीरत नबवी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि सीरत नबी सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए एक मुकम्मल रास्ता है। ऐसा रास्ता जो दिल को सुकून देता है, किरदार को खूबसूरत बनाता है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। आपने सच्चाई, ईमानत, अदल, सब्र, बर्दाश्त और रहमदिली की तालीम दी। आज जब झूठ, धोखा, नफ़रत और अदम बर्दाश्त आम हो रही है, सीरत तैयबा हमें सिखाती है कि हम अपने मामलात में दयानतदारी और दूसरों के साथ हुस्न इखलाक इख्तियार करें। सीरत नबी हमें ये भी बताती है कि इख्तलाफ के बावजूद दूसरों के हकूक़ का एहतराम कैसे किया जाएगा। आपने दुश्मनों के साथ भी अदल इंसाफ और इंसानियत का मुजाहिरा किया। फ़तह मक्का के मौके पर आम मुआफ़ी आपकी रहमत और बुलंद किरदार की अजीम मिसाल है। आज के नौजवानों के लिए भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन रहनुमाई है। मेहनत, मकसद से वाबस्तगी, इल्म हासिल करने की तरगीब, वालिदैन का एहतराम और मुआशरे की खिदमत जैसे उसूल ज़िंदगी को कामयाब और बामकसद बनाते हैं। मुख्तसर ये कि सीरत नबी सिर्फ माजी का तारीखी बाप नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए अमली ज़ाब्ता हयात है। अगर हम आपकी तालीमात को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में नाफिज करें तो एक पुरअमन, बाइखलाक और आदिल मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।